सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। इससे पिछले वीडियो में विद्यार्थियों आप पढ़ चुके हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या मानव उत्सर्जन तंत्र को। उससे पहले आपने पढ़ा मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। आज का टॉपिक हमारा मानव जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र को और मादा जनन तंत्र को। सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों मेरा आपसे रहेगा कि जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? वाई रिप्रोडक्शन, जनन क्यों आवश्यक है? तो आप उत्तर क्या दोगे कि इस जगत के अंदर विद्यार्थियों कई प्रजातियां हैं। कई प्रजातियां मतलब लाखों प्रजातियां हैं। विद्यार्थियों, ये प्रजातियां इस जगत के अंदर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है कौन? जो इस जगत के अंदर प्रजातियां हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो लोमड़ी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो। हर कोई प्रजाति इस जगत के अंदर अपना अस्तित्व कायम रखना चाहती है, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। इसलिए विद्यार्थियों को क्या करती है? जनन या रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं विद्यार्थियों? इसलिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है या फिर नॉर्मल जानकारी के अनुसार आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जनन क्यों जरूरी है। तो इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर प्रत्येक जाति, प्रत्येक प्रजाति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों क्या करती है? जनन करती है। चलिए हम आगे के कॉन्सेप्ट में समझते हैं, मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में। प्रश्न उठता है मानव के बारे में कि मनुष्य में जनन किस प्रकार का पाया जाता है। जनन कई प्रकार के हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था नॉर्मली दो प्रकार के जननों के बारे में, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। तो मनुष्य के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो आप आंसर दोगे कि सर ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात लैंगिक जनन होता है। तो मनुष्य में जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, कौन सा टाइप पाया जाता है? तो आप कहोगे लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब अगर हम बात करें मनुष्य की, मानव की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी विद्यार्थियों दो तरीके से होता है। एक तो एक लिंगी सजीवों के अंदर और दूसरा द्विलिंगी सजीवों के अंदर। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी दो टाइप से होता है। एक तो होता है एक लिंगी सजीवों में, एक लिंगी सजीवों में, और दूसरा इसका टाइप रहता है द्विलिंगी सजीवों में। द्विलिंगी सजीवों। विद्यार्थियों, आपको यहां पर यह बात समझ में आ रही होगी कि एक लिंगी और द्विलिंगी से क्या तात्पर्य होता है। बात करें हम विद्यार्थियों एक लिंगी की, एक लिंगी का मतलब है नर अलग होगा, मादा अलग होगी। यानी कि नर का शरीर अलग होगा, मादा का शरीर अलग होगा। रिप्रोडक्शन के लिए ये दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, मैथुन की प्रक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर हम बात करें विद्यार्थियों द्विलिंगी जीवों की, तो द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी सजीव वे होते हैं जिसके अंदर विद्यार्थियों नर भी होता है और मादा भी होते हैं। उसे कहते हैं द्विलिंगी सजीव। एक लिंगी सजीव का मतलब है नर अलग होगा, मादा अलग होगा। तो मनुष्य किस प्रकार का सजीव है? एक लिंगी या द्विलिंगी? तो आप कहोगे कि सर मनुष्य के अंदर नर भी अलग होता है, मादा भी अलग होती है। यानी कि नर व मादा दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों हम कहेंगे कि जो मानव हैं वो एक लिंगी सजीव हैं, एक लिंगी प्राणी हैं। कैसा प्राणी हो गया विद्यार्थियों? एक लिंगी प्राणी हो गया।
अब मनुष्य के अंदर थोड़ी सी हम जनन की प्रोसेस को देख लेते हैं कि जनन होता किस प्रकार से है। मनुष्य के अंदर नर जनन कोशिका कौन सी होती है, मनुष्य के अंदर मादा जनन कोशिका कौन सी होती है, इनका संलयन कैसे होता है, वो चीज अब हम यहां से विद्यार्थियों समझेंगे। विद्यार्थियों, नर के द्वारा नर युग्मक निकलता है, नर युग्मक बनता है। मादा के द्वारा विद्यार्थियों क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को कहते हैं नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका, और मादा युग्मक को विद्यार्थियों कहते हैं मादा जनन कोशिका। इतना सा प्रोसेस आप सबसे पहले पढ़ लोगे कि नर के अंदर नर युग्मक होता है, वह कहलाता है नर जनन कोशिका। मादा के अंदर मादा युग्मक होता है और वह कहलाता है मादा जनन कोशिका। बात करें हम मनुष्य के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में, तो जो नर युग्मक होता है विद्यार्थियों वो तो कहलाता है शुक्राणु। क्या कहलाता है, शुक्राणु। और जो मादा युग्मक होता है वो विद्यार्थियों कहलाता है अंडाणु। अब इन शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है, ये किस किस और गति करते हैं, वो सारी बातें हम इन स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से समझ लेंगे। तो नर युग्मक हो गया शुक्राणु, मादा युग्मक हो गया अंडाणु। जब विद्यार्थियों मैथुन की प्रोसेस होती है, विद्यार्थियों जब मैथुन की प्रोसेस होती है तब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन करते हैं, मिल जाते हैं। स्पर्म और ओवम आपस में विद्यार्थियों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। स्पर्म एंड ओवम आपस में रिएक्शन करते हैं और विद्यार्थियों एक युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज, जिसको इंग्लिश में हम विद्यार्थी बोलते हैं जायगोट। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। कब होता है विद्यार्थियों, जब स्पर्म एंड ओवम आपस में क्रिया करते हैं। युग्मनज बनना ये एक प्रोसेस के माध्यम से होता है, जिसे हम विद्यार्थियों कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम कहेंगे हिंदी में निषेचन। तो जब नर युग्मक या नर जनन कोशिका शुक्राणु तथा मादा युग्मक अर्थात मादा जनन कोशिका अंडाणु आपस में संलयन करते हैं तो इसे विद्यार्थियों निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। और ये जायगोट विद्यार्थियों भविष्य के अंदर इसके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। और कई विभाजन होने के बाद ये भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद विद्यार्थियों शिशु बनता है और बाद में प्रसव के माध्यम से यह मादा शरीर से बाहर आता है और वो बच्चा कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रोसेस चलती है किसके अंदर, मनुष्य के अंदर जनन की। अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाई है, नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का। स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आप इधर से देखिए, ये मैंने यहाँ पे नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाया है। इसके अंदर इसकी संरचना को आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर जो सबसे पहले वाला हिस्सा रहता है ये वाला, इसको विद्यार्थियों हम कहते हैं वृषण कोश। इस वृषण कोश के भीतर की तरफ विद्यार्थियों रहते हैं वृषण। यहाँ पर विद्यार्थियों हम यूं कहें कि जो वृषण है वो कहाँ सुरक्षित रहते हैं, इस वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इसको इंग्लिश में हम विद्यार्थियों बोलते हैं स्कॉर्टम, स्कॉर्टम। तो स्कॉर्टम के अंदर टेस्टिस क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन हम एक बार इस स्ट्रक्चर को नामांकित कर देते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ये एक वाहिनी निकल रही है, इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी मतलब शुक्राणुओं को ले जाने वाली वाहिनी। इसको विद्यार्थियों हम कहते हैं शुक्राशय, जो कि ये भी रहता है। दो शुक्राशय यहाँ पे हमने देख लिए, एक शुक्राशय ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको हम कहते हैं मूत्राशय।
मूत्र को एकत्रित करने वाला, संग्रहित करने वाला, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार की बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, वो दो टाइप की होती है। एक होती है अंतःस्त्रावी, एक होती है बहिस्त्रावी। अंतःस्त्रावी का मतलब है कि वह अपने स्त्राव सीधे रक्त में छोड़ते हैं, और बहिस्त्रावी का मतलब है कि वह अपने स्त्राव रक्त में नहीं छोड़ते बल्कि बाहर ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्त्राव रक्त में नहीं छोड़ के एक वाहिनी के अंदर छोड़ते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। तो इस प्रकार का विद्यार्थी स्ट्रक्चर रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहां पर सबसे पहले हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे जिसे हम विद्यार्थियों कहते हैं अंडाशय। अंडाशय से निकलती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी विद्यार्थियों आगे खुलती है गर्भाशय के अंदर। ये गर्भाशय का अंतः स्तर कहलाता है। गर्भाशय का अंतः स्तर कहलाता है। इस वाले ऊपर वाले इस टोपी नुमा भाग को हम कहते हैं फंडिस भाग। फंडिस भाग, ऐसा का ऐसा एक फंडिस भाग हमने विद्यार्थियों कहाँ पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था, मानव पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिरवा, जो कि योनि का अग्रभाग होता है। तो योनि, गिरवा, गर्भाशय, गर्भाशय का अंतः स्तर, अंडाशय, अंडवाहिनी और फंडिस भाग, ये टोटल जो संरचनाएं रहती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहती है, मानव मादा जनन तंत्र के अंदर रहती हैं। विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे इन दोनों जनन तंत्रों के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं रहती हैं, कौन कौन से अंग हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, वो सारी बातें हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि इसके कितने पार्ट होते हैं। ध्यान से देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं मानव नर जनन तंत्र। मानव नर जनन तंत्र के अंदर विद्यार्थियों दो प्रकार के अंग काम में आते हैं। नर जनन तंत्र के अंदर दो प्रकार के अंग कौन से? तो प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग। तो यहां पे हम लिख देते हैं सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के बाद काम में आएंगे द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग वह जनन अंग होता है, प्राथमिक जनन अंग वह अंग है जो मनुष्य के अंदर वृषण होता है, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा हार्मोन सर्कुलेट करने का कार्य करता है। द्वितीयक जनन अंग वे होते हैं जो जनन की प्रक्रिया के अंदर सहायता करते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग कौन से होंगे? जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। नर जनन हार्मोन सर्कुलेट करते हैं, स्रावित करते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों कॉमन चीजें हैं दो, इनके लिए भी उनके लिए भी। यहाँ पे शुक्राणु तो वहां पे अंडाणु होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी अंतर समझ लेना। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है और नर जनन हार्मोन को स्रावित कौन करता है? नर के अंदर वही प्राथमिक जनन अंग कहलाएगा। तो बात करते हैं हम नर की, तो नर के अंदर एक भाग है वृषण या टेस्टिस। ये क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण, नर जनन हार्मोन को स्रावित करता है, इसलिए विद्यार्थी इसको कह देते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसको विद्यार्थियों एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं जनद अंग। जनद अंग भी कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण करता है, नर जनन हार्मोन को सर्कुलेट करता है, जनद अंग कहलाता है, क्योंकि यह मुख्य जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। यहां पे विद्यार्थियों हम बात करें वृषण कोश की, तो ये उदर गुहा के बाहर होता है। उदर गुहा के बाहर होता है। अगर हम नॉर्मली टेम्परेचर की बात करें तो मनुष्य के शरीर के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम चाहिए। हम यूं कहें कि हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो औसतन
35.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है किसके लिए? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, या हम कहेंगे स्पर्म के निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यानी कि शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। तो ये तापमान कम करने का कार्य कौन करता है? वृषण कोश करता है, जिसका तापमान या जिसका टेम्परेचर शरीर के तापमान से कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है विद्यार्थियों। यहां पे बात करें हम वृषण की, तो वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा नर जनन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा है नर जनन हार्मोन? उसका नाम आप याद रख लेना, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन विद्यार्थियों? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा सर्कुलेट होता है? तो टेस्टिस और वृषण के द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो वाहिनी है इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्राणुओं का परिवहन शुक्र वाहिनी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यानी कि शुक्र वाहिनी शुक्राणुओं का क्या करती है? परिवहन करती है। और ये वाला भाग मानव नर जनन अंग का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? द्वितीयक जनन अंग। तो इसके अंदर हम नाम लिख देते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला हो गया शुक्र वाहिनी, जिसका काम है शुक्राणुओं का परिवहन, शुक्राणुओं का परिवहन करना। सेकंड, इसके अंदर विद्यार्थियों हम डिस्कस करेंगे इस वाले हिस्से को जिसे हम कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय के विद्यार्थियों कई सारे वर्क रहते हैं। सबसे पहला वर्क शुक्राणुओं को संग्रहित करना, स्टोर करना। तो यहां पर हम लिखेंगे शुक्राणुओं को संग्रहित करना, शुक्राणुओं को संग्रहित करना या शुक्राणुओं को स्टोर करना। इसके बाद भी इनके कई सारे कार्य रहते हैं, जैसे कि शुक्राशय का कार्य रहता है तरल पदार्थ का निर्माण करना। तरल पदार्थ का निर्माण करना, ये जो तरल पदार्थ का निर्माण शुक्राशय के द्वारा होता है, यह क्या काम करता है? तो यह काम करता है पहला, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थियों वीर्य होता है, वीर्य के निर्माण में भी सहायक है। वीर्य के निर्माण में भी क्या है? सहायक है। तो इतने सारे कार्य किसके हो गए? शुक्राशय के हो गए। पहला, शुक्राणुओं को स्टोर करना या शुक्राणुओं को संग्रहित करना। दूसरा इसका काम हो गया, इसके द्वारा एक लिक्विड या एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा इसका कार्य हो गया, यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को गति देता है। चौथा इसका कार्य, यह वीर्य निर्माण में भी क्या है विद्यार्थियों? सहायक है। मूत्राशय का कोई विशेष तो महत्व है नहीं विद्यार्थियों। अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मूत्राशय के बारे में याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मूत्राशय, जो कि एक पेशीय थैलीनुमा भाग होता है, अंग होता है। पेशीय थैलीनुमा अंग होता है, जिसका काम है मूत्र को संग्रहित करना। मूत्र को संग्रहित करना। यहाँ पे विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे किसकी? शुक्राशय की। शुक्राशय के बाद यहाँ से जो है वो वीर्य आगे कहाँ जाएगा? इस वाली नली के अंदर जाएगा। इस वाली नली से वीर्य भी जा रहा है, यहाँ से मूत्र भी आ रहा है। यानी कि जब मूत्र और वीर्य आपस में मिल जाएंगे तो अब इसको हम कहेंगे स्खलन वाहिनी। यानी कि मूत्राशय के बाद जब ये नली बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी कहते हैं विद्यार्थियों, स्खलन वाहिनी। यहाँ पर जो स्खलन वाहिनी है ये आगे जाती है इस वाले भाग में, और इस वाले भाग में यहाँ पर विद्यार्थियों ने प्रोस्टेट ग्रंथि बनाई है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के भी कई कार्य हैं, उसको भी देख लीजिए आप। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि का विद्यार्थियों हमारे शरीर के अंदर यही काम है कि यह तरल पदार्थ का निर्माण करता है।
और ये तरल पदार्थ क्या करता है, तो इस तरल पदार्थ का काम है शुक्राणुओं को गति प्रदान करना। क्या करना विद्यार्थियों, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित तरल पदार्थ करता है। इसके आगे हम बात करें तो जो स्खलन वाहिनी है उसके अंदर मूत्र भी आ गया, तो अब हम जिस नली को आगे पढ़ेंगे उस नली को विद्यार्थियों हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग इसलिए क्योंकि इस वाहिनी से, इस नली से मूत्र को भी त्यागा जाएगा और जनन द्रव को भी त्यागा जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। यानी का दोहरा कार्य है, मूत्र को भी निकालना, मूत्र भी त्यागना और वीर्य यानी कि शुक्राणुओं सहित तरल को त्यागने का कार्य करता है ये वाली नली, इसलिए इसको कहते हैं मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग आगे किस भाग में खुलता है विद्यार्थियों, तो आगे जिस छिद्र के अंदर या जिस छेद के अंदर खुलता है उसे हम कहते हैं मूत्र जनन छिद्र। मूत्र जनन छिद्र खुलता है और जो यहाँ से बाह्य अंग रहता है जो योनि के अंदर प्रवेश कर मादा के गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं को प्रवेशित कराता है, वो यहाँ से विद्यार्थियों कौन सा अंग रहता है, शेषन रहता है। इस प्रकार से ये तो विद्यार्थियों अंग किसके हो गए, ये अंग हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मानव नर जनन तंत्र के। इसके बाद विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र को या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मानव मादा जनन अंगों की बात कर रहे हैं और ये भी विद्यार्थियों कितने पार्ट के होते हैं, 2 भागों के होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। इनको भी विद्यार्थियों 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक जनन अंग, वो इसको द्वितीयक जनन अंग में बांटा गया है। द्वितीयक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग विद्यार्थियों कौन सा होगा, अंडाशय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है और इसके अतिरिक्त इसके द्वारा हार्मोन सर्कुलेट होते हैं। विद्यार्थियों ये हार्मोन कौन से हैं, तो ये हार्मोन है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन सर्कुलेट होते हैं। अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण होता है किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा। इसलिए मादा जनन अंग के अंदर प्राथमिक जनन अंग की श्रेणी में किसको रखा जाता है, अंडाशय को रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये अंडाशय प्राथमिक जनन अंग की श्रेणी के अंदर आ गया। यहां से जब अंडाणु बन जाता है, अगर हम बात करें इस अंडाशय से अंडाणु निर्माण की, तो विद्यार्थियों प्रति माह 1 ओवम का निर्माण होता है। वो ओवम इस अंडाशय से बन सकता है या इस अंडाशय से बन सकता है। किसी भी एक अंडाशय से प्रति माह 1 अंडाणु का निर्माण होता है, 1 ओवम का निर्माण होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द्वितीयक जनन अंगों को, जिसके अंदर विद्यार्थियों आ जाता है अंडवाहिनी, जिसके अंदर आ जाता है गर्भाशय और जिसके अंदर विद्यार्थियों आ जाता है योनि। तो ये वाले पोर्शन जो हैं वो मादा जनन अंग के द्वितीयक जनन अंग के तौर पे कार्य करते हैं। अगर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि मादा के अंदर जनद अंग कौन सा है, जनद अंग का मतलब है प्राथमिक जनन अंग। तो मादा के अंदर जो जनद अंग होगा, जनद अंग होगा, वो विद्यार्थियों होगा अंडाशय, जिसके द्वारा प्रति माह 1 ओवम क्रिएट किए जाता है, दोनों में से किसी एक अंडाशय के द्वारा। यहां से जब अंडाणु बन जाएगा तो ये अंडाणु इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा, जो कि लगभग कितनी लंबी होती है, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर विद्यार्थियों क्या होती है, लंबी एक नली होती है, जिसे हम कहते हैं अंडवाहिनी। यानी कि यह अंडाणु अब इस अंडवाहिनी के अंदर आ जाएगा। अंडवाहिनी का काम क्या है, अंडाणु का परिवहन करना और निषेचन के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करना। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहां पर जो भी शुक्राणु आएगा
तो वो शुक्राणु इस अंडाणु से क्रिया कहाँ करेगा, इस वाले हिस्से पर करेगा, अंडवाहिनी वाले भाग पर करेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि निषेचन करने के लिए, निषेचन के लिए उचित वातावरण प्रोवाइड कराने का कार्य कौन करता है, अंडवाहिनी। दूसरा अंडाणु का क्या करता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गर्भाशय की। तो यहाँ पे जब हमने बात करी शुक्राणुओं की, किसकी बात करी, शुक्राणुओं की बात करी, तो विद्यार्थियों कई प्रकार के शुक्राणु आते हैं, गति करते हैं, कुछ उधर जाते हैं, कुछ इधर आएंगे। जो उधर जाएंगे वो किसी काम के नहीं है क्योंकि वहां पर ओवम नहीं है, लेकिन जब इस साइड गति करेंगे, जैसे कि मैंने कहा ये 3 उधर चले गए मतलब फाउल हो गए, इसका कोई काम नहीं रह गया। ये 2 रह गए, ये यही समाप्त हो गया। दूसरा यहाँ गति कर रहा है और इससे क्या करेगा विद्यार्थियों, क्रिया करेगा, निषेचन की प्रोसेस होगी और निषेचन की प्रोसेस के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों क्या बन जाएगा, एक जायगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर जो युग्मनज रहता है, इस युग्मनज के अंदर विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है विद्यार्थियों, तो समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कोरक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है विद्यार्थी, याद रखना, कोरक का निर्माण होता है। और वो कोरक विद्यार्थियों यहाँ इस वाले भाग में क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है, उसका रोपण हो जाता है। इसे हम कहेंगे भ्रूण का रोपण। भ्रूण का रोपण किस भाग में होता है, तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय के अंदर होता है। यहीं पर शिशु विकास करता है, भ्रूण का विकास होता है और 9 माह विकास करने के बाद उसका प्रसव के माध्यम से जन्म होता है। आगे हम बात करते हैं योनि की। तो योनि के आगे वाला जो पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं विद्यार्थियों गिर्वा। योनि का जो वातावरण होता है वो विद्यार्थियों कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस अम्लीय होने का कारण क्या है, तो कारण ये है कि यहाँ इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक विद्यार्थियों क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। और इन जीवाणुओं का काम क्या है, तो इन जीवाणुओं का काम है लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करना। और जब ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु ये लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करने के कारण जो योनि है उसका वातावरण कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इसका रीजन रहता है, इसका कारण रहता है। अगर हम विद्यार्थियों जनन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो जनन की कुल विद्यार्थियों 4 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया जनन की होती है जिसे हम कहते हैं युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण ये सबसे पहली प्रक्रिया है जिसके अंदर विद्यार्थियों नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक बनता है। दूसरी विद्यार्थियों जो प्रोसेस होती है वो होती है निषेचन की। निषेचन का मतलब है कि जब नर व मादा आपस में क्रिया करते हैं तो विद्यार्थियों क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यही क्या कहलाता है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। तीसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं विदलन, और विदलन के साथ इसी के अंदर हम पढ़ते हैं भ्रूण का रोपण। यानी कि जब युग्मनज बनेगा तो युग्मनज के अंदर विद्यार्थियों कौन सा होगा, विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, कोरक बनेगा। और ये कोरक जो है वो कहाँ रोपित हो जाएगा, इस गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाएगा। पहले विदलन हुआ यानी कि विभाजन हुआ और विभाजन के बाद रोपण हो गया, तो इसे हम कहेंगे कोरक। गर्भाशय में क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है और इस घटना को हम कहते हैं भ्रूण रोपण, भ्रूण का रोपण। और नेक्स्ट चौथी प्रोसेस होती है विद्यार्थियों प्रसव। यानी कि जब मां के गर्भाशय के अंदर जो शिशु है वो अगर 9 माह का होता है तो वह बाद में क्या करता है, जन्म लेता है। इसी को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। यहां पर बड़ी बात करें मां की व शिशु की, तो मां व शिशु को आपस में जोड़ने के लिए विद्यार्थियों गर्भाशय के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। इस प्लेसेंटा के माध्यम से मां व शिशु आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि मां से पोषण किसके अंदर जाते हैं, शिशु के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने पूरा समझा मानव जनन तंत्र को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार के नए वीडियो मिलते रहें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।